मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एडुमिनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 12वीं से एक कविता लेकर आए हैं। कविता नंबर 2 है हमारी, जिसका नाम है पतंग। आपने एक सॉन्ग तो सुना ही होगा, उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए, देखो पतंग मेरी उड़ी उड़ी जाए। पतंग तो आप ने सभी ने देखी होगी, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर पतंग सबको आकर्षित करती हैं। विशेषकर बच्चों को तो सर्वाधिक एक तरह से अपने साथ ही उड़ा कर ले जाती हैं। आसमान में वो फहराती हैं, लहराती हैं हवा के साथ साथ। और ठीक पतंग के साथ साथ ही बच्चे भी लहरा रहे हैं। हालांकि पतंग उनसे दूर है, बच्चे नीचे जमीन पर है, पतंग आसमान में उड़ रही है। और जैसे जैसे पतंग फहराती है उसी हिसाब से, उसी तरह से बच्चे भी क्या है, वो नीचे जमीन पर, ऐसा लग रहा है खुद पतंग की डोर के सहारे, यानी पतंग के साथ ही क्या कर रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। किसमें? कल्पनाओं में। यानी इतने डूब जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय है यहाँ पर कवि आलोक धनवाज जी ने बच्चों की बाल सुलभ क्रियाओं का अत्यधिक सुंदरता से, सूक्ष्म रूप से विवेचन किया है। बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को उन्होंने अपनी कविताओं में उजागर किया है। प्रकृति के द्वारा, यानी प्रकृति का मानवीकरण करते हुए बच्चों की और प्रकृति का जो आपस में गहरा संबंध होता है उसको यहाँ पर आपके समक्ष व्यक्त किया है। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही रोचक कविता है जो सबको अपने अंदर क्या कर लेती है, बांध लेती है। न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े, बुजुर्ग, युवक सब इस कविता को सुनकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। और जो बुजुर्ग हैं, युवा को तो अपने दिन याद आते हैं, बुजुर्गों को भी अपने दिन क्या है, वो याद आ जाते हैं। वह भी अपनी बाल्यावस्था में किए गए कार्यों को याद करना शुरू कर देते हैं और उदाहरण देकर समझाते हैं कि हम पतंग को ऐसे उड़ाया करते थे। एक दूसरे की पतंग प्रतियोगिताएं भी होती थी और उन प्रतियोगिताओं में जो एक दूसरे की डोर को, यानी एक दूसरे की पतंग की डोर को काट देता था, तो जो विजेता होता था वो एक तरह से मान सम्मान का बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं उसको, बहुत ही खुश होता था और उसको उपहार भी दिया जाता था जहाँ पर प्रतियोगिताएं कराई जाती थी। लेकिन जहाँ पर प्रतियोगिताएं नहीं होती थी वहाँ पर बच्चे अपने मनोरंजन के लिए पतंग का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर पतंग कविता में कहा जा सकता है कि प्रकृति का मानवीकरण करते हुए आलोक धनवाज जी ने रंग बिरंगी तितलियों की दुनिया है, आकाश का जो एक तरह से असीम आकाश है उसका वर्णन है। और कह सकते हैं कि जमीन पर जो बच्चे हैं वो चल नहीं रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उनके पैरों में इतनी चपलता है कि ऐसा लगता है जैसे वह भी उड़ रहे हैं। जैसे जैसे दौड़ते हैं तो दौड़ नहीं रहे हैं, वो ऐसा लगता है जैसे उड़ रहे हैं। तो ऐसा वर्णन किया। सर्द ऋतु का यहाँ पर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। कविता का नाम है पतंग और इसके कवि का नाम है आलोक धनवा। भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है अपनी कविताएं में। तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं अपनी कविता को। और यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, सबसे तेज बौछारे गई, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करता हुआ, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत सरलार्थ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि आलोक धनवा द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कविता पतंग से अवतरित है। यहाँ पर यह कविता कह सकते हैं कि आलोक धनवा जी की दुनिया रोज बनती है, एक बहुत ही विशाल काव्य संग्रह है, बड़ा ही लंबी कविता है एक तरह से। उस कविता की कुछ पंक्तियां ही यहाँ पर ली गई हैं। दुनिया रोज बनती है कविता संग्रह की कुछ चुनिंदा पंक्तियां यहाँ पर आपके सामने व्यक्त की हैं। तो व्यक्त करता हुआ, यानी कवि पतंग के माध्यम से संदेश देता हुआ क्या कहता है,
सबसे तेज बौछारें गई, बारिश का मौसम बीत गया है। बौछारें कब होती हैं? जब बारिश होती है, यानी सावन के महीना बीत चला है, गुजर चुका है, यानी बारिश का महीना क्या है, वो जा चुका है। उसके बाद भाद्रपद जो हमारा क्या है, एक देसी महीने के रूप में जाना जाता है, जैसे जेठ, साढ़, सावन, बैसाख, इस तरह से बहुत सारे देसी महीने होते हैं। और अंग्रेजी में जैसे कह सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर कवि आलोक धनवास जी देसी महीने का वर्णन करता हुआ कहता है, यानी महीनों का वर्णन करता हुआ कहता है, और कहा गया सबसे तेज बौछारें गई, बारिश का मौसम भी बीत चुका, सावन का मौसम बीत चुका है, भाद्रपद भी वो भी जा चुका है। और जैसे ही सर्दी का प्रवेश होता है, जैसे ही सर्दी का आगमन होता है, यानी सर्दियां शुरू होती हैं, सवेरा हुआ। सर्द ऋतु का सवेरा किसके समान होता है? खरगोश की लाल आंखों जैसा। खरगोश की आंखें लाल होती हैं। ठीक इसी प्रकार से कवि कल्पना करता है कि जैसे ही सर्द ऋतु का आरंभ होता है तो सुबह के समय उगने वाला सूर्य वह ऐसा लगता है लालिमा लिए हुए होता है, रक्त वर्ण लिए हुए होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे वह सुबह का सूरज खरगोश की लाल आंखों जैसा चमक रहा है। आगे बताया है सर्द आया, सर्द ऋतु आ चुकी है। सर्द ऋतु का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया और कहता है सर्द ऋतु आ चुकी है, किसको? पुलों को पार करते हुए। अब देखो मनुष्य क्या चलने फिरने का कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर कवि ने अपनी कल्पना के बल पर कहा है कि सर्द ऋतु इस प्रकार से चलकर आ रही है हमारे पास। कैसे? जैसे मनुष्य पुलों को पार करता हुआ आता है, ठीक इसी प्रकार से सर्द ऋतु का जो महीना है वह हमारे जीवन में पुलों को पार करता हुआ आ रहा है। किस पर सवार है? साइकिल पर। साइकिल पर बैठकर पुलों को पार करता हुआ हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। यानी सावन का महीना भी बीत चुका है, भादों का भी बीत चुका है। सर्द का जो सुंदर शुरुआत होती है, आरंभ होता है, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया और कहता है कि अपनी घंटी, अपने साइकिल पर सवार होकर उस साइकिल की घंटी टन 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 बजाता हुआ क्या है, वो लगातार पुलों को पार करता हुआ आ चुका है। यानी जिस प्रकार से सुबह के समय हमारी दिनचर्या शुरू होती है, अखबार वाला अपने साइकिल पर आता है, घंटी बजाता है, हमें पता चलता है कि अखबार वाला आ चुका है। सब्जी वाला आता है, वो भी घंटी बजाता है और हमें पता चल जाता है कि अब सब्जी वाला आया है। जैसे ही यानी जिन जिन व्यक्तियों से हम जो जो वस्तुएं खरीदते हैं, तो वो अपने जिन साधनों पर सवार होकर हमारे पास आते हैं, उन्हीं की घंटी क्या वो बजाते हैं और तुरंत हमें समझ में आता है कि अब क्या है, सब्जी वाला, दूध वाला, अखबार वाला आ चुका है और हम फटाफट ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से सर्द ऋतु का प्रवेश भी हमारे जीवन में इसी तरह से होता है कि वह अपनी साइकिल पर सवार होकर घंटी बजाता हुआ, टन 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 की घंटी बजाता हुआ, पुलों को पार करता हुआ हमारे जीवन में आ चुका है। आगे बताया है चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और वह छोटे छोटे बच्चों को अपने इशारों से, चमकीले इशारों से बुला रहा है। चमकीले कैसे? यानी कहने का अभिप्राय है कि बारिश का मौसम चला गया है। बारिश के मौसम में तो बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन गर्मी का महीना जैसे ही आता है तो हम घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दी की शुरुआत होती है तो हमें वही धूप अच्छी लगनी शुरू होती है और हम अपना एक तरह से गर्दन उठाकर आसमान की तरफ देख सकते हैं। वही धूप हमें सुहावनी लगती है, वही धूप हमें चमकीली लगती है और ऐसा लगती है कि जैसे वही धूप इशारे कर रही है कि आओ आप मेरे पास आ जाओ। यानी चमकीले इशारों से वह अपनी तरफ बुला रही है, बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। किसको आकर्षित कर रही है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। अब बच्चे क्या है, वो अकेले रहना पसंद नहीं करते, ये उनकी स्वाभाविक क्रिया होती है।
मनोवैज्ञानिक तथ्य कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चे कभी भी अकेला खेलना पसंद नहीं करते हैं। खेलते हैं तो पूरा झुंड बनाकर क्या है वो खेलते हैं। झुंड होता है समूह बनाकर, यानी 5-7 बच्चों की टोली क्या है वो पतंग उड़ाने का कार्य कर रही है और उसी समूह को, बच्चों के समूह को सर्द ऋतु की चमकीली धूप अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, बाहें फैलाकर कि आओ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, यानी मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ और मेरी धूप में तुम पतंग उड़ा सकते हो। उसके बाद है आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। जो यहाँ पर कवि कह रहा है कि वही चमकीली धूप आकाश को इतना मुलायम, इतना नर्म, कोमल बना देती है कि बच्चे भी बिल्कुल मग्न होकर, यानी बिना किसी परेशानी के मस्त होकर, लीन होकर बड़ी खुशी से पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। और वही पतंग जैसे ही हवा के साथ लहराती है, हवा भी चलती है और जोर जोर से क्या है अपने साथ ऊपर आसमान में उड़ाकर ले जाती है। यानी आकाश इतना नर्म, इतना मुलायम, इतना कोमल हो जाता है कि बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और पतंग क्या है वो हवा के वेग से ऊपर आसमान में फहराने लगती है, लहराने लगती है। आगे कहते हैं कवि, दुनिया की सबसे हल्की और सबसे रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब यहाँ पर कहते हैं कवि कि दुनिया की सबसे हल्की पतंग क्या है वो एक हल्की वस्तु के रूप में चित्रित की है ताकि आसानी से वो उड़ सके। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे हल्की और सबसे रंगीन चीज उड़ सके। कागज है वो सबसे पतला होता है और वैसे भी हवा चलती ऐसे फहराते हैं तो थोड़ी सी दूर तक वह उड़कर चला जाता है, लेकिन उसी कागज से यदि हम सुंदर आकार की पतंग का निर्माण करते हैं, रंग बिरंगी पतंग का निर्माण करते हैं, छोटी सी पतंग बनाते हैं और उसी पतंग को हम आकाश में, यानी उसी छोटे से पन्ने को पतंग का रूप देकर हम आकाश में उड़ा देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि वही सबसे हल्की कागज है, सबसे हल्का कागज है और रंगीन कागज वह आसमान में उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, वही रंगीन कागज यानी रंगीन पतंग उड़ सके, बांस की पतली कमानी उड़ सके। और जैसे ही पतंग का हम निर्माण करते हैं तो छोटी छोटी बांस की जो एक तरह से पतली कमानी होती है, तलवार जैसी, वैसे तो कमान मीन्स तलवार होता है, लेकिन जब हम पतंग बनाते हैं तो उसका आकार किस रूप में लिया जाता है, ऐसे लिया जाता है, यानी उस पतली सी कमानी को हम ये आकार दे देते हैं और पतंग के मुहाने पर इसको लगा देते हैं। इस तरह से हमारी पतंग का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारी रंग बिरंगी सुंदर पतंग क्या है वो बनकर तैयार हो जाती है। तो ये गोल क्या है, पतंग को आकार देने के लिए ये गोल क्या है, ये उसकी कमानी है। तो यही कमानी जब मुड़ जाती है तो मुड़ने से क्या है वो पतंग के साथ मुड़कर उस पर चिपका देते हैं और यही बांस की पतली सी कमानी पतंग के साथ आकाश में उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। और बांस की कमानी जैसे ही, यानी पतंग जैसे ही आसमान में उड़ती है तो उड़ती हुई पतंग को देखकर बच्चों का समूह, बच्चों का दल, बच्चों का झुंड है वो सीटियां बजाता है खुशी के मारे। अपनी खुशी प्रकट करने के लिए वह सीटियां बजाता है, किलकारियां मारता है और ऐसा लगता है कि वह भी आसमान, पतंग के साथ साथ आसमान में उड़ रहा है और किस में, रंग बिरंगी तितलियों की नाजुक दुनिया में वह प्रवेश कर जाता है। यानी बच्चे क्या हैं वो ऐसे खुश होते हैं, किलकारियां मारते हैं, सीटियां बजाते हैं अपना उमंग, अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए। ऐसा लगते हैं, कवि चित्रित करता है कि बच्चे भी क्या है वो रंग बिरंगी तितलियों की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, यानी उनका जीवन भी तितलियों की रंग बिरंगी दुनिया, यानी तितलियां विभिन्न आकार की होती, विभिन्न रंगों की होती, बड़ी सुंदर लगती है और अलग अलग फूलों पर मंडराना पसंद करती हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों की दुनिया भी रंग बिरंगी बन जाती है। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास,
पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को वो नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। प्रसंग वही लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से आलोक धनवा द्वारा रचित कविता से पतंग कविता से अवतरित है, जो उनके एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से कुछ ही पंक्तियां यहाँ पर अवतरित चित्रित की गई हैं। और यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के साथ साथ ही वे कपास एक बहुत ही हल्की वस्तु होती है, बड़ी ही नर्म, बड़ी ही मुलायम होती है, हल्की होती है। तो जन्म से ही वे अपने साथ नाजुकता, कोमलता लेकर आते हैं। यानी बच्चे जब जन्म लेते हैं बड़े नाजुक, बड़े कोमल, बड़े एक तरह से कह सकते हैं बड़े ही कपास की तरह नर्म, मुलायम, नाजुक होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई, और उन्हीं बच्चों के पैरों को स्पर्श करने के लिए, उन्हीं बच्चों के पैरों को स्पर्श करने के लिए पृथ्वी घूमती हुई उनके पैरों के पास, उनके चरणों के पास क्या है वो आ जाती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो चलने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो एक कदम दूसरा कदम चलने लगता है, और जब उसके अंदर आत्मविश्वास आता है तो चलने के साथ साथ वह दौड़ना भी शुरू कर देता है। और पतंग उड़ाते हुए तो बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं जब वे बेसुद्ध होकर, यानी अपनी शुद्ध बुद्ध गवाकर जब वही बच्चे लगातार दौड़ते हुए जाते हैं तो उन्हीं पैरों का स्पर्श करने के लिए जो पृथ्वी है वह घूमती हुई उनके पैरों को स्पर्श करना चाहती है। यानी दो यहाँ पर बातें आपके सामने व्यक्त की हैं कि एक में तो कहा गया है कि वही बेचैन पृथ्वी घूमती हुई आती है और बच्चों के पैरों को स्पर्श करना चाहती है, और दूसरे में व्यक्त किया गया है कि बच्चे इतनी तेज दौड़ते हैं ऐसा लगता है जैसे पूरी पृथ्वी का ही चक्कर लगाकर वो आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है दिशाओं को, चारों दिशाओं को, मृदंग होता है एक वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है, जिसमें से एक बड़ी ही सुरीली आवाज़ निकलती है जो सबको मोहित कर लेती है, सबको आकर्षित करती है। तो उन्हीं दिशाओं को, यानी चारों दिशाओं को बच्चे क्या है वो एक मृदंग की तरह बजाते हुए प्रतीत होते हैं। यानी चारों दिशाओं में किलकारियाँ, सीटियाँ क्या है वो बजा रहे हैं और चारों दिशाओं को खुशियों से भर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि चारों दिशाओं को क्या कर रहे हैं वो एक वाद्य यंत्र मृदंग की तरह क्या वो उनको बजा रहे हैं। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं, पेंग मतलब एक तरह से उड़ते हुए से प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो चल नहीं रहे हैं बल्कि उड़ रहे हैं, लंबी लंबी क्या है वो छलांगे लगा रहे हैं। डाल की तरह लचीले वेग से, जिस प्रकार से पेड़ की डाली वो लचीली होती है उसी प्रकार से बच्चे भी क्या वो लचीले डाली के रूप में चित्रित किए हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो चल नहीं रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं वो उड़ते हुए एक तरह से पतंग के पीछे पीछे जा रहे हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है, कवि यहाँ पर कहते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां थाम लेती है महज एक धागे से। धागे के सहारे से पतंगों के साथ साथ वे उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब यहाँ पर कवि ने बच्चों को एक तरह से शिक्षा देते हुए या कवि ने बच्चों की क्रियाओं का वर्णन करते हुए कहा गया है कि बच्चे क्या अपनी शुद्ध बुद्ध गवा देते हैं। पतंग उड़ाते हुए उनको किसी भी प्रकार की कोई भी बात क्या वो ध्यान नहीं रहती है। पतंग उड़ाते हुए अपनी शुद्ध बुद्ध गवा देते हैं, खाना पीना एक तरह से क्या है वो भूल जाते हैं। उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि यदि हम ऐसा कार्य करेंगे, यानी पतंग के पीछे ही हम भागते रहेंगे बेसुद्ध होकर, तो हमारा जो जीवन है वह भी खतरे में पड़ सकता है।
उनको किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं रहता है। तो कवि ने यहाँ पर उजागर किया है और कवि क्या कहते हैं, छतों के खतरनाक किनारों तक बच्चे पतंग उड़ाने में इतने लीन हैं, इतने मग्न हैं कि वह ऐसे मुहाने पर, ऐसे किनारे पर पहुंच जाते हैं, छतों के ऐसे किनारे पर जो खतरनाक है, जरा सा भी पैर फिसलने से यदि वह उसी खतरनाक मुहाने से, उसी खतरनाक किनारे से गिर जाते हैं तो वह अपने प्राणों से भी हाथ धो सकते हैं। लेकिन बच्चे जरा सी भी परवाह नहीं करते, पतंग उड़ाते हुए छतों के खतरनाक किनारों तक, मुहानों तक पहुंच जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, लेकिन सौभाग्य से वो बच जाते हैं। और उस समय उन्हें गिरने से कौन बचाता है? सिर्फ एक ही चीज बचाती है, सिर्फ उन्हीं के रोमांचित शरीर का संगीत। जब वो पतंग उड़ाते हुए रोमांच से भर जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं और एक विशेष प्रकार का संगीत रोमांचित होकर उनके शरीर से निकल रहा, सिर्फ वही संगीत, वही स्वर उनको गिरने से बचा देता है। यानी गिरते गिरते क्या है, वो वापस से बच जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां थाम लेती है महज एक धागे, और ऐसा लगता है कि सिर्फ पतंग का एक धागा उनको उस खतरनाक किनारों से बचा लेता है। ऊंचाइयों को, वह ऊंचाइयां यानी पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, पतंग क्या है, उड़ रही है और पतंग के उड़ान के साथ साथ ही बच्चों का हृदय है वो धड़कता हुआ प्रतीत होता है। जैसे जैसे पतंग लहराती है वैसे वैसे बच्चों का हृदय भी धड़कता है पतंग के साथ साथ। और कहा गया है कि सिर्फ वही एक धागा है जो पतंग से जुड़ा हुआ है और उनके हाथ में है, वही धागा उनका सहारा है जो उनको थाम लेता है, यानी उनको गिरने से बचा लेता है। पतंगों के साथ साथ वे उड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वह भी उसी धागे के साथ, उसी धागे पर के सहारे पतंग के साथ साथ क्या वो असीम आसमान में उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र होता है शरीर का, एक तरह से कह सकते हैं कि उसी पतंग के सहारे, उन्हीं रंध्रों के सहारे सवार होकर उस पतंग के साथ क्या है वो उड़ रहे हैं। छोटे छोटे एक सुराख कह सकते हैं जिसको, छोटे छोटे एक तरह से कह सकते हैं रंध्र मीन्स शरीर से पतंग के साथ साथ क्या है वो उड़ रहे हैं। तो ये नेक्स्ट वाली पंक्ति में यहाँ पर बताया गया है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, कवि आशावादी दृष्टिकोण से भरे हैं और बच्चों को एक तरह से कहते हैं, संदेश देते हुए कहते हैं कि अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर कभी गिरते भी हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, पतंग उड़ाते हुए छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं और गिरते गिरते वो बच जाते हैं, तो फिर क्या होता है, और भी निडर होकर, जरा सा भी उनको डर नहीं लगता है, बल्कि निडरता की भावना, दृढ़ता की भावना उनके मन में प्रवेश कर जाती है और वो पहले से ही भी निडर बन जाते हैं। पहले ही निडर थे लेकिन जैसे ही गिरने से वो बच जाते हैं तो पहले से भी निडर हो जाते हैं और निडर बनने के साथ साथ वह खुलकर सुनहले सूरज, चमकीले सूरज के सामने आते हैं, सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यानी कहने का अभिप्राय, फिर से पतंग उड़ाने के लिए वह पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, पहले से निडर बन चुके हैं, जरा सा भी डर नहीं है उनके मन में। निडर होकर अब वो पहले से निडर होकर और पहले के बजाय दुगने जोश से क्या है वो चमकते हुए सूरज के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और पतंग उड़ाने के लिए तैयार हैं और अपनी दुगनी चाल से, अपनी तेज गति से वह पृथ्वी को माप लेना चाहते हैं और वही पृथ्वी क्या है उनके बेचैन पैरों के पास आती है और उनका स्पर्श करती है। यानी कहने का अभिप्राय है बच्चों के अंदर जोश, उमंग, उत्साह, निडरता की भावना दुगनी भर जाती है और उसी दुगनी उत्साह के साथ वो फिर से पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो ये हमारा काव्य संग्रह एकमात्र कवि के काव्य संग्रह से लिया गया आलोक धनवा जी के दुनिया रोज बनती है, उनका एक कुछ चुनिंदा पंक्तियां यहाँ पर प्रकाशित, छोटा सा भाग प्रकाशित किया गया है आपके सामने। तो कविता की विशेषताएं देख लेते हैं कि कवि आलोक धनवा जी ने इस कविता की विशेषताएं हैं वो किन किन विशेष रूप से व्यक्त की हैं। तो सबसे पहला है बच्चों की बाल सुलभ क्रियाओं का वर्णन किया है, यानी बच्चे पतंग उड़ाते हुए इतने मस्त, इतने लीन हो जाते हैं कि वो अपनी सुध बुद्ध गवा देते हैं। उनके अंदर उमंग, जोश, उत्साह, निडरता की भावना भर जाती है। दूसरा है प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त किया है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, मौसम है वो बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी सावन का महीना और कभी सर्द ऋतु, इस तरह से बदलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, और शरद ऋतु का बड़ा ही मनोहारी, बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। बिंब एक तरह से कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जैसे ही कविता पढ़ते हैं तो उसी के समक्ष चित्र क्या है वो हमारे सामने अंकित हो जाते हैं। नेक्स्ट है पतंग बच्चों के द्वारा अपनी कल्पना, यानी बच्चे कल्पना करते हैं और पतंग के सहारे आकाश में उड़ना शुरू कर देते हैं, यानी ऐसा लगता है जैसे पतंग नहीं उड़ रही बल्कि वो भी आसमान में उड़ रहे हैं। प्रकृति का मानवीकरण किया है, विभिन्न प्रकार से घंटी बजाना, एक तरह से इशारों से बुलाना, खरगोश की चमकती हुई आंखें, ऐसे बहुत सारे एक तरह से चित्रण किया है कवि ने कि जिससे लगता है कि यहाँ पर कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। मानवीकरण मीन्स प्रकृति जड़, प्रकृति मनुष्य के समान क्रियाएं करती हुई प्रतीत होती हैं, क्रियाएं काम करती हुई प्रतीत होती हैं। चलना फिरना, घूमना, चमकना, इशारों से बुलाना, ये सब मनुष्य की स्वाभाविक क्रियाएं हैं, लेकिन प्रकृति शरद ऋतु यहाँ पर यह कार्य कर रही है। तो मानवीकरण का सुंदर उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो ये हमारी कविता थी पतंग, और पतंग कविता के द्वारा आपके अंदर आशावादी, निडरता की भावना और बच्चों की कल्पना का सुंदर चित्रण किया है आलोक धनवा जी ने। नेक्स्ट वाली वीडियो जल्दी ही हम आपके सामने अपलोड करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।